कौन दे रहा है? इनको नहीं, ये प्रभारी बोल के नहीं, इनको दे दीजिए। इनको यहाँ बैठाइए। शकील भाई, अब वो आपका शकील भाई, तो आपको भैया उसे बैठाए भैया कौन का है आप यहाँ से हजूर यहाँ है सर, पहले आपके लिए सर, आप ट्रेन कर रहे हैं शकील भाई। अरे समीर साहब को आप शकील भाई आइए। हाँ बैठ गया चेयर भाई नीचे है ना, नीचे होती है। थोड़ा थोड़ा सा एक पर्सनल बात तो कह दीजिए। मेरे बुलाने पर, मेरे कहने पर आए हैं हम। बबीता हो गया, बैठ जाइए। नमस्कार मित्रों, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। आज आपसे बात करेंगे सीधा हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जाने माने अधिवक्ता सलमान खुर्शीद साहब, इस मंच पे बिहार कांग्रेस के प्रभारी, हम सबों के गार्जियन सम्मानित मोहन प्रकाश जी हैं। इस मंच पे विधानमंडल दल के नेता, हम सबों के हमारे बड़े भाई डॉक्टर शकील अहमद खान साहब हैं। इस मंच पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी साहब हैं। इस मंच पे महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सरवत जहां फातिमा जी हैं। इस मंच पे AICC के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम साहब हैं। इस मंच पे रीता सिंह जी हैं। मंच पे हमारे पार्टी के प्रवक्ता, हम लोग साथ काम करते हैं, विधायिका प्रतिमा दास जी हैं, पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू लाल जी हैं, अमरूद चौधरी जी हैं, गौरव सागर जी हैं, मुन्नत जी हैं, हम सबको बड़े भाई लगातार मुन्नत जी को देखते हुए अकबर साहब हैं। हम चाहेंगे कि आपका समय हम ज़्यादा न लें। पहले हम प्रभारी जी से आग्रह करेंगे कि आपसे बात करें, फिर सलमान खुर्शीद साहब आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके सवाल लिए जाएंगे। आदरणीय मोहन प्रकाश जी। मित्रों, मैं तो सिर्फ अपने बड़े भाई और देश के प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी के माननीय सलमान साहब का स्वागत करता हूं, और एक बात खाली आपको इनके बारे में बताऊं कि आज देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ या मोदी सरकार की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो करीब करीब पूरा विपक्ष एकजुट है, और दो राज्यों को छोड़कर वो भी सहमति से, एक बंगाल और एक पंजाब, जो सीट शेयरिंग हुई है, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार है, उसमें सबसे बड़ा रोल माननीय सलमान साहब का रहा है। और ये सेल्फ सेक्रीफाइस वाले तो मैं आज इस अवसर पर ये मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं की बातें सुनें। यहीं से बोलेंगे। मोहन प्रकाश जी, मैं कैसे किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। बहुत लंबे समय से हम और आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब ये चुनाव
सामने था और हमको आदेश हुआ था कि हम लोग सब मिल बैठकर ये जो हमारा जो संगठन बन रहा था, जो गठबंधन का एक चरित्र खुलकर सामने आ रहा था, उसको पुख्ता करने के लिए, पक्का करने के लिए हम लोग बैठे हैं आपस में और उसको कुछ क्रियान्वित जल्द से जल्द करें, ताकि जो लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि हम लोग कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे, कभी एक हमारा महाज नहीं बन पाएगा, हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे, उसको जल्द से जल्द समाप्त करा जाए उस बात को और देश के सामने हम प्रस्तुत करें एक विकल्प, जो विकल्प आज बहुत मजबूती के साथ देश के सामने आया है और लगातार हर फेज़ के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि एक संपूर्ण परिवर्तन की स्थिति बनी है और बहुत जल्द हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल रात हम वहाँ दिल्ली में थे, शकील भाई भी वहाँ पर साथ में थे, वहाँ पर भी यही दृश्य हमको देखने को मिला। लेकिन मोहन प्रकाश जी के साथ 2-2.5 महीने तक काम करने का अवसर मिला। हम तकरीबन रोज़ इनके इसरार पर 1 बजे के बाद मिला करते थे क्योंकि उससे पहले ये डॉक्टरी कराते थे अपनी और उसके बाद आते थे, हम लोग बैठते थे, बैठकर मुकुल जी भी वहाँ रहते थे, उनके घर पर ही बैठक होती थी। फिर हम जिससे संबंध अच्छा था उससे हम लोग संपर्क करते थे, उनको बुलाते थे, बैठते थे, बात करते थे और आज आपको ये देखने को मिला। लेकिन जहाँ एक तरफ हमको गठबंधन को मजबूत करने का अवसर मिला, वहाँ ये समय मोहन प्रकाश जी के साथ गुजारा, बहुत कुछ सीखा इनसे और हमारे संबंध और हमारे संबंध आ गए। यहाँ तक कि इन्होंने ये कहा कि जब ये गठबंधन सफल हो जाएगा तब भी क्या हम कभी मिला करेंगे 1 बजे 1:30 बजे। और इसी तरह से आज हम आपके सामने हैं। इन्होंने विशेष आग्रह था आपका कि मैं बिहार आऊं और बिहार में आप लोगों को आके आपको संबोधित करूं, आपसे चर्चा करूं और जो कुछ संदेश हमारे नेता दे रहे हैं देश भर में, इस समय राहुल जी रायबरेली से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लगातार राहुल जी और प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भ्रमण करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। उस संदेश को मैं आपके बीच में रखूं, तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे भेंट हो रही है। पटना से मेरा विशेष संबंध है। माफ़ करें, आप ये मत समझिएगा कि मैंने मोदी जी से ये बात सीखी है, जहाँ जाते हैं वहाँ का विशेष संबंध बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे पटना में अपने जो पहले 2-3 वर्ष की शिक्षा थी, मुझे सेंट ज़ेवियर स्कूल पटना में प्राप्त हुई और मुझे पटना के वो दिन याद हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था और हॉस्टल से पटना कुछ और दिखता था, हॉस्टल के बाहर से पटना कुछ और दिखता था, लेकिन हॉस्टल से बाहर का पटना मुझे ज़्यादा याद है और इसीलिए मुझे एक विशेष लगाव है पटना के साथ और इसलिए आज आने में मुझे ये खुशी है, प्रसन्नता है कि मुझे पटना फिर से आने को मिला है। गर्मी बहुत है, मैं जानता हूँ कि आप लोग कुछ समय से यहाँ हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं जल्द से जल्द अपनी बात रखूँगा और उसके बाद उम्मीद करूँगा कि आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। देखिए, पटना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे पूरे देश में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वैसे पटना में भी हो रहा है। पटना से मेरा मकसद बिहार के बारे में है, बिहार के भविष्य के बारे में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में है। जो हमारा संकल्प है, जो हमने न्याय पत्र दिया है, उसको लेकर उसमें गारंटीज़ 25 गारंटीज़ जो हमने दी हैं, उसको मैं समझता हूँ कहीं हमारे इतिहास में, पिछले 20-30 वर्षों के इतिहास में ऐसा मैनिफेस्टो कभी हम भी नहीं दे पाए थे और तो किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता था। हम भी इतना दूरगामी कभी मैनिफेस्टो नहीं दे पाए थे जो आज हमने प्रस्तुत किया है और जिस मैनिफेस्टो को दिन रात राहुल गांधी जी ने इस देश को दिया है, देश को समझाया है, देश के सामने रखा है और उसी को हमने एक मैनिफेस्टो के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम नौजवान रोजगार
से जो वंचित है, नौजवान जिसको बार बार परीक्षा की तैयारी करा के हम पेपर लीक के कारण या किसी और कारण उसको कैंसिल करा देते हैं और उसकी वजह से नौजवान की निराशा बढ़ती जा रही है। जिस देश में नौजवान निराश हो जाए उस देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले समय में अब ये कभी नहीं होगा और नौजवान को रोज़गार देने के लिए जो कुछ संभव है वो किया जाएगा। जो इस वक्त जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। पहली नौकरी का वायदा हमने किया है और हमने ये भी कहा है कि नौजवान को अप्रेंटिसशिप देकर उनको साल में 1 लाख रुपया भी उनको दिया जाएगा। वैसे ही घर में जो व्यवस्था है, घर की व्यवस्था को देखने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर में चूल्हा जलाती हैं ताकि हम खाना खा के जाए रोज़गार ढूंढने के लिए जा सकें, वहाँ पर वो चूल्हा जलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। तो वहाँ पर हमने ये कहा है, स्पष्ट कहा है कि घर की महिलाओं को 1 लाख रुपया हर वर्ष दिया जाएगा, प्राप्त होगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के अरमानों पर जिसने पानी फेरा है, उसमें मैं भी अभी प्रयास में लगा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हमें कोई राहत मिल जाए। एक दफ़ा केस डिसमिस हुआ था, लेकिन हम उस केस को हमने फिर से उठाया है और ये कहा है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट की, उनको कम से कम अग्निवीर का रिक्रूटमेंट का तो मौका उनको मिलना चाहिए, चाहे 1-2 साल 1-2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन दिया जाए। इसका ये मैटर भी 27 तारीख को फिर से हाई कोर्ट के सामने आएगा। लेकिन हम लोग सब, और इसको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसको हम सरकार में आते ही तत्काल इसको हम समाप्त करेंगे। तो ये आज की एक पेशकश है आपके सामने। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा था, ये सब एक तरफ है और दूसरी तरफ हमने 5 किलो, बीजेपी कह रही थी कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, फ्री राशन दे दिया है। कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको आप जानते हैं, भोगी लोग इस बात को सामने रखते हैं। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि अब हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दें। और प्रबंध हमने ही हार मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, खारगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो, 5 पर 10 दहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अब स्पष्ट सामने आ गई है। इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे लिए एक बड़ा हमारा कर्तव्य बनता है और उसको हमने स्पष्ट पहले ही, चुनाव खत्म होने से पहले ही उसको हमने सबके सामने रखा है। और उम्मीद करते हैं कि इस पर हमारी आम जनता इस पर थोड़ा विचार करेगी। आप लोग सब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद विचार करने के बाद सही निर्णय इस चुनाव में लिए जाएंगे। चुनाव की बात आई तो मैं आपसे इतना कह दूं कि बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस चुनाव में जो बड़े कष्ट की बात है, तो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है और किस लेवल से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों की भैंसें हम ले लें। बचाइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र हैं वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको दोहराता हूँ कि ललकार के हमसे कह दें कि हम क्या करने को तैयार हैं मंगल सूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगल सूत्र की बात आएगी, उस पर कहीं आँच आती है, तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती हैं। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है
हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ जो मिलन होता है, वो हम तहजीब मानते हैं, इस देश की परंपरा इस देश की मानते हैं, इस देश की सभ्यता हम मानते हैं कि हम उस सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। कोई गंगा और जमुना को अलग नहीं कर सकता, कोई मंदिर और मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। आज ये बात कह दी जाती है कि मंदिर पे ताले फिर लगेंगे। अरे ताले मंदिर पे कैसे लगेंगे और क्यों लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ वोट मिल जाएं, वोट के लिए तुम ताले की बात करते हो। हम सम्मान इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का सबका करते हैं। और आज जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं, जोड़कर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ और मैं बिहार के इतिहास पर नज़र डालता हूँ, तो मैं बिहार में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। आप जानते हैं, बचपन में शिक्षा प्राप्त बिहार में की थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में पहुंचा तो दिल्ली में मैं देखता था कि बिहार के चुने पुलिस ऑफिसर दिल्ली की पुलिस सर्विस में आए थे। आज तक शायद बहुत सारे दिल्ली में काम कर रहे हैं। IAS में बहुत सारे लोग बिहार से आए थे। एक वो युग था जब बिहार के लोग दिल्ली पुलिस में और दिल्ली में IAS बनकर आया करते थे। और आज युग ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, गुजरात में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं, जबकि तब से अब तक हज़ारों फैक्ट्रियां यहाँ खुल जानी चाहिए थी। तब से अब तक सारे चीनी मिल खुल जाने चाहिए थे, फिर से चलने लगते। तो वो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं बन पाए, उसके लिए लोग कोटा जाते हैं, कहीं और जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों बिहार की इतनी अनदेखी की गई, जबकि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 100 बार यहाँ आकर ये कहा है कि अब हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, अब हम आपको एक और एम्स देंगे, अब हम आपके पटना के एम्स को अपग्रेड करेंगे। क्या कुछ नहीं कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने? क्या कुछ नहीं कहा है? लेकिन बिहार में वो दिखता नहीं। अगर दिखता है तो आप मुझे बताइए, मुझसे प्रश्न पूछिए कि आपको नहीं दिखता, हमें तो दिखता है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या सुरक्षा का हाल है, क्या सुरक्षा व्यवस्था का हाल है, आप मुझसे भली भांति, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि व्यवस्था में ये परिवर्तन तभी संभव है जब एक बार फिर दिल्ली में एक सामूहिक सरकार बनेगी। उन सब लोगों की सरकार मिलेगी जिन्होंने अपनी हर मंशा पर को रोककर, उस पर पत्थर रखकर ये कहा है कि आज हमें अपने संविधान को बचाना है। जितनी बात मैं कह रहा हूँ या आप जो सवाल करेंगे उनका कोई निष्कर्ष निकलेगा, वो यही निष्कर्ष है कि इस संविधान को जो हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके सारे ही प्रमुख साथियों ने हमको दिया है, जिसको हमने बहुत गर्व से स्वीकार किया है, उस संविधान को बचाना है। उस पर लगातार वार हो रहे हैं। उस संविधान को बचाना है, सुरक्षा देश को दिलाना है हमको। जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जिस पर मैं समझता हूं कि बहुत मजबूती से हमने अपने न्याय पत्र में एक बार फिर इस बात को दोहराया है। उस सामाजिक न्याय के लिए आज हमको अपनी जान लगा देनी है, और वो ही उसी स्पिरिट में और उसी निष्ठा के साथ आज हम जगह जगह जा रहे हैं। आपके सामने भी आए हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए। राष्ट्रीय नेता हैं भाई हमारे, सभी है। अरे ऐसा बात कहिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं तब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। कम से कम ये कहिए कुछ आए ताकि हम ये समझे कि हम भी कुछ हैं। आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि यार हम गलत जगह आ गए, हमें तो आना नहीं। और अगली सीट अच्छा ठीक है। उन्होंने ये बड़ा, देखिए ऐसा है,
प्राइम मिनिस्टर से कोई आदमी कोई हल्की बहस नहीं कर सकता है, लेकिन उनको ये लगा है कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, तो उन्होंने ये हमें नहीं बताया कि उन्होंने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कब पढ़ा था। तुलना तो वो तभी करेंगे ना जब दोनों मैनिफेस्टो वो पढ़ेंगे, और अगर वो तुलना वो नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में वो नहीं है, तो हमको यही बता दें कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कैसे हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है, ये नहीं कहा कि ये तुष्टीकरण का मैनिफेस्टो है, ये कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। ये बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन तुष्टीकरण की बात भी होती तो तुष्टीकरण और न्याय, इनमें फ़र्क समझना चाहिए। न्याय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक वर्ग को न्याय देंगे, हमें ये कहना होगा कि न्याय सबको मिलेगा। इसलिए कि मोदी जी की कुछ बात तो ठीक लगती है जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वो उसको क्रियान्वित करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं। हम इस न्याय पत्र में हमने ये कहा है कि किसको क्या अधिकार अभी नहीं मिल पाया है, मिलना चाहिए, कौन सा अधिकार क्रियान्वित होना चाहिए। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई महिला नहीं होगी, इसमें कहीं बच्चा नहीं होगा, इसमें कहीं कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा, इसमें कोई बहुसंख्यक नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस देश के संविधान में जिन लोगों को विश्वास है, उस विश्वास को हम ठेस नहीं लगने दे सकते हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे मुल्क के हर वर्ग के और हर धर्म और जाति से जुड़े हुए लोग विश्वास संविधान में करते हैं। अगर मोदी जी को विश्वास संविधान में नहीं है तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ? उसका जवाब तो जनता देगी और 4 तारीख को पता चल जाएगा। ये एक सवाल है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी की सरकार अगर पार्टी की आ जाती है तो ये लोग मंदिर पर भी बुलडोजर चलवाएंगे। सुनिए, मंदिर तो बाद में आएगा ना, पहले तो मैंने आपसे कह दिया कि जो वो ये कहते हैं कि आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, तो मंदिर तो बाद में आएगा ना। मंगलसूत्र तो आपका निजी एक हक होता है, वहीं से अगर शुरू हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? जब मैंने कह दिया कि हम जान अपनी देने को तैयार हैं अपनी बहनों के और माताओं के मंगलसूत्र के लिए, तो अगर मंगलसूत्र के लिए जान दे देंगे तो हम मंदिर के लिए क्या कुछ नहीं दे देंगे, मस्जिद के लिए क्या कुछ नहीं दे देंगे। इसलिए कि अगर उनका ऐसा मानना है कि ताले लग जाएंगे, बुलडोज़र चल जाएगा, हम तो मानते हैं कि बुलडोज़र किसी पर नहीं चलना चाहिए। कानून है इस देश में, और कानून के माध्यम से ही, कानून के ही वजह से आज मंदिर बना है। और मंदिर बना है तो वो मोदी जी ने नहीं बनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब आप लोग आपस में बैठकर अगर नहीं तय कर सकते तो हम तय करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या फैसला किया? ये कहा कि यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर मस्जिद बनेगी, मस्जिद का भी फैसला किया। तो अगर वो ताले लगाने की बात करते हैं तो उसमें तभी कुछ समझ की बात होती है। अगर वो कहते कि मंदिर मस्जिद सब पे ताले लग रहे हैं, ये कहते, लेकिन वो पक्षपात क्यों कर रहे हैं जहाँ पक्षपात नहीं है? जिस मंदिर को पूरे देश ने स्वीकार किया, उस मंदिर के लिए बंटवारा क्यों कर रहे हैं? जो भगवान सबका है, उस भगवान की पर्सोना में, उनकी पर्सनालिटी में क्यों वो पक्षपात करके भगवान को बांट रहे हैं? अब इसका फैसला लोकतांत्रिक तो होगा ही होगा। अब पता नहीं भगवान भी उनके बारे में कुछ फैसला करेगा कि नहीं करेगा, वो तो हम नहीं जानते। आपने सभी बातों का जिक्र किया, कहा कि मंदिर भी आपका है, मस्जिद भी आपका है, लेकिन इसी मंदिर के ताले को खुलवाने के लिए आप ही के पार्टी के तमाम बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट को रात में खुलवा देते हैं, क्या करें? किस मंदिर के ताले? मंदिर वाले केस में याद होगा। नहीं, ताले रात को कब खोले? बताइए। मंदिर वाले केस में रात को ताला नहीं खुलना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। किसने कहा? देखिए, थोड़ी सी जानकारी लॉ के बारे में मुझे भी है, छोटा सा वकील हूँ। इतनी जानकारी मुझे है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ ताला हो, यहाँ ताला ना हो, यहाँ मंदिर बने, यहाँ मंदिर ना बने। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये बात थी कि तथ्य क्या है, वो आप तथ्य एग्जामिन करिए, उसके बाद फैसला करिए, और फैसला हो गया। अब उसमें कहाँ? आइए ना, आज जो हम सामने रख रहे हैं उस पर बात करें।
आइए ना आज हम बढ़ती कीमतों पे बात करें, आइए आज बढ़ती हुई बेरोजगारी पे बात करें, आज बढ़ते हुए निराशा की बात करें, नौजवानों की निराशा पे बात करें, आज जो उपलब्ध हमको कराना है और हम कर रहे हैं उस पर हम बात करें। मंदिर का तो मामला तय हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई कोर्ट नहीं है इस देश में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर आपके आदेश से एक सेकंड मैं चेयर के आदेश से हम विपक्ष है ना, सरकार भाजपा की है, विपक्ष प्रश्न करती है और आपके माध्यम से छोटा सा प्रश्न है और यह प्रश्न है कि आटा 20 रुपए था 40 रुपए है, दाल 80 रुपए था 210 रुपए है, दूध 30 रुपए था 66 रुपए है, तेल 52 रुपया था 150 रुपया है, पेट्रोल 66 रुपए था तो 97 रुपया है, डीजल 52 रुपए था 90 रुपये आज है, रसोई गैस 410 था 1103 है, डॉलर 58 था 83 रुपये है। यह प्रश्न विपक्ष है, हम सरकार से पूछ रहे हैं। असल सवाल वही है, आर्थिक नीति का और उन नीतियों से आम जनता के नुकसान का। यह प्रश्न आप उनसे जरूर पूछें। मेरा सवाल है जी, क्या भाजपा की आपको कुछ कभी बन रहा है, जैसे भाजपा ने 10 शासन दिया, खाद्य सुरक्षा में 35 किलो देखिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप एक पेड़ को देखें, एक वृक्ष को देखें, तो सबसे पहले क्या देखना होगा, जड़ों को देखना होगा कि इस जड़ से ये पेड़ बड़ा है। उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं कि फल कहाँ पर आया है, फूल कहाँ पर है, पत्ते कहाँ पर हैं, पतझड़ हुआ है कि नहीं हुआ, वो सारी बात की बात आती है। ये जो खदान का की जो समस्या है, जो खाना देने की बात है और फूड सब्सिडी है या फ्री फूड है, ये कहाँ से, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? राइट टू फूड से हुआ ना। तो राइट टू फूड में कोई भी सरकार आए, राइट टू फूड में कोई सरकार भी आ जाए, उसको फूड तो देना होगा। कितना किलो कितना खाना आप दे सकते हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था पर संबंधित होगा। अर्थव्यवस्था अगर अच्छी बनेगी और अर्थव्यवस्था में ये नहीं होगा कि आप फालतू पैसा कहीं खर्च कर रहे हैं और जहाँ करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं, तो आप उतना खाना नहीं दे पाओगे जितना देना चाहिए। और ये आप तो बात कर रहे हैं फूड सब्सिडी की या फ्री फूड की आप बात कर रहे हैं। मैं तो ये सवाल पूछता हूँ, यहाँ इतने लोग आपके हमारे बिहार से बाहर जाकर मुंबई में और गुजरात में काम करते हैं। जब कोविड हुआ था तो आपके पास कितने एमपी थे? हमारे पास एक एमपी था। आपके पास कितने एमपी थे? इस सरकार के लोगों के पास कितने एमपी थे? और उस कोविड के दौरान उन्होंने 1 इंच भी उंगली उठाकर ये कहा कि इनको हम कुछ दे दें, कुछ राहत दे दें। यहाँ तक कि ट्रेन भी कैंसिल कर दी, बसेस भी कैंसिल कर दी, और हमने देखा कि पैदल वहाँ से लोग आए। वहाँ के दिल्ली के लोगों ने उनको रोक कर उनको खाना दिया, उनको राहत दी, और वो पैदल चलकर वहाँ से यहाँ आए। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को इनको भारत रत्न देना था तो उन लोगों को देना था जो पैदल चलकर उस दिन यहाँ आए और मानवता में जिन्होंने अपनी आशा खोई नहीं, अपनी उम्मीद खोई नहीं, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था में कहीं पर निराश होने का कहीं दिखाया भी नहीं और सब कुछ झेल कर वो यहाँ वापस आए और पैदल आए। मैं तो कहता हूँ उनको याद रखिए। एक सवाल है, आप जहां एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जो विपक्ष है उसके लिए पाकिस्तान परस्तों का वोट छोड़ देने की जरूरत है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, अरे ये तो सवाल उनसे आपको पूछना था ना। पाकिस्तान से विशेष लगाव उनको अगर है तो वो अपने बच्चों को वहाँ भेजें। हम तो हमारे बुज़ुर्गों ने, हम कैसे आभार प्रकट करें अपने बुज़ुर्गों का कि एक सवाल हमारे सामने आया था, हमारे बुज़ुर्गों के सामने आया था कि अपने घर में अपनी माँ की गोद में रहना है या छोड़कर सौतेली माँ के पास जाना है। और हमने पूरे विश्व के सामने निर्णय ये लिया था कि जैसे भी रहें हम यहीं रहेंगे,
क्योंकि हमारी पैदाइश यहीं हुई है और यहीं पर हम समाप्त भी हो जाएंगे। एक धूल बनकर, मट्टी बनकर एक पानी में बहा दिया जाएगा, गंगा जल में बहा दिया जाएगा, और दूसरा ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन हम सब यहीं की मट्टी हैं और यहीं की मट्टी बनकर रहेंगे। उस मट्टी पर किसी वोट और किसी ईवीएम का कोई असर नहीं पड़ सकता। थैंक यू। धन्यवाद। सवाल है, लगातार ऑपोजिशन कह रहा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को छीन लिया जाएगा। दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि एक भी एमपी पार्लियामेंट में बीजेपी का रहेगा तो आरक्षण को आप लोग नहीं हटाएंगे। आपका क्या विचार है? नहीं, मैं समझा नहीं वो क्या कहते हैं। वो तो 400 ला रहे थे ना, 400 ला रहे थे। अब कांग्रेस आ जाएगी तो क्या होगा, कांग्रेस आ जाएगी तो क्या होगा। तो कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी? जहाँ तक उनका सवाल है तो आ ही नहीं रही कांग्रेस। उनको तो संतुष्ट रहना चाहिए। वो तो हम मानते हैं कि कांग्रेस आ रही है क्योंकि वो 400 नहीं ला रहे हैं, इसलिए। इसका एक Thank you. सीधा जवाब है आपके अरे पास। यार खत्म किया आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका शुक्रिया। आखिरी इजाज़त ले लो। अच्छा, इजाज़त ले लो। सुनिए, ऐसा है, उन्होंने कितनी सरकारें पैदा करी हैं, इसका सवाल पूछिए। उन्होंने कितनी बदली सरकार